स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन द्वारा दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में आभार एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम के द्वारा सैनिकों और शहीदों के हित में लिए गए बड़े फैसलों के लिए पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारियों, सैनिकों के साथ वीरांगनाओं को सीएम का आभार जताया और कार्यक्रम में वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले सेना और अर्धसैन्य बलों के जवानों के एक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी जा रही है। अभी तक 17 सैनिक आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी गई है। और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक, सभी विधायक और बड़े नेता रहेंगे मौजूद। तो उत्तराखंड कांग्रेस की यह बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में, जहां सभी विधायक और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक लेंगी। निकाय चुनाव और केदारनाथ सीट को लेकर मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक लेंगी, जहां सभी विधायक और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव और केदारनाथ सीट को लेकर इस बैठक के दौरान जो है मंथन किया जाएगा। तो निकाय चुनाव और केदारनाथ सीट को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। तो ये जानकारी सामने आ रही है। यहां सभी विधायक, बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और बात करें तो ये उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक मानी जा रही है। बड़ी जानकारी बैठक को लेकर, कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में आज कांग्रेस की यह बैठक होने जा रही है, जहां सभी विधायक और बड़े नेता शामिल होंगे। निकाय चुनाव और केदारनाथ सीट को लेकर इस दौरान मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस की यह बैठक को लेकर बड़ी जानकारी, उत्तराखंड कांग्रेस की यह अहम बैठक होने जा रही है दिल्ली में आज, और सभी विधायक, बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होने और ऐसे माफ कीजिए, केदारनाथ सीट पर जो है उपचुनाव होने हैं, और ऐसे में इस सीट को लेकर जो है मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर भी बातचीत की जाएगी। और बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी, उनकी ये अहम बैठक होने जा रही है दिल्ली में। बैठक को लेकर क्या जानकारी मिली, कब से बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है। आज दिल्ली में शाम 4 बजे से शुरू होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश प्रभारी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता है या जो विधायक के समय प्रदेश में पार्टी के, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की लगातार बैठकें चल रही है, तो उसमें ये उम्मीद है कि इस बार जो बैठक यहाँ पर होनी है, निकाय चुनाव और केदारनाथ का विधानसभा का उपचुनाव और आगामी विधानसभा ये मानसून का जो सत्र चल रहा है गैरसैंण में, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। एक मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस का रोडमैप रहेगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी जिससे कांग्रेस पार्टी विजयश्री हासिल कर सके। जी, जिस तरीके से हम देखें, लगातार जब बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया, अगर हम केदारनाथ सीट की बात करें, तब भी कांग्रेस वालों ने साफ तौर पर कहा था कि अब केदारनाथ की बारी है। इस बार क्या देखा जा सकता है इस सीट को लेकर, किस तरह से उत्साह कार्यकर्ताओं में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी थी, उस जीत के बाद कांग्रेस में एक उत्साह देखने को यहाँ पर मिला था। वो जीत का मोमेंट बना रहे और पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनकी जीत की जो खुशी है, वो जीत की खुशी बरकरार रह सके, उनका जो जोश है वो बरकरार रह सके, उसके लिए लगातार पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और रोडमैप बनाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर उत्तराखंड में बड़ी जीत हासिल कर सके, चाहे वो निकाय चुनाव हो या केदारनाथ का विधानसभा चुनाव हो।
इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के सभी विधायक जब इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो आगामी 2027 का रोड मैप यानी विधानसभा के जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है 2027 में, उसके लिए अभी से ही कांग्रेस पार्टी अपनी कमर कस रही है। यानी हर चीज जो कमियां पूर्व में देखने को मिली थी वो कमियां किस प्रकार से दूर की जा सकती है, कैसे जीत हासिल की जा सकती है और पार्टी के नेताओं की क्या कुछ जिम्मेदारी रहने वाली है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। और हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जिस तरीके से देखें आज ये उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और निकाय चुनाव और विधानसभा जो उपचुनाव होने हैं इसको लेकर जो है किस तरह की पार्टी रणनीति बना सकती है इस दौरान? देखिए, बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि राज्य में अभी पूरे राज्य में आपदा आई हुई है। प्रदेश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जी। केदारनाथ जी से लेकर के चार धाम यात्रा के सारे रूट जिस प्रकार से ध्वस्त पड़े हैं, कुमाऊं मंडल में भयंकर आपदा है, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, धारचूला में, और सरकार की जो उपेक्षापूर्ण नीति है, सरकार जिस प्रकार से हल्केपन में ले रही है। हालात ये है कि कल भीमबली में पूरा एक पहाड़ मंदाकिनी नदी में गिर गया और झील बनने की स्थिति हो रखी है। केदार घाटी में सोनप्रयाग से लेकर के और केदार जी के मंदिर तक स्थिति, रास्ता बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, खत्म है जी। लेकिन सरकार, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जिस प्रकार से आपदा से निपटने में लापरवाही बरती गई, एक ही मुद्दा है। दूसरा, दो चुनाव जो राज्य में हुए, बद्रीनाथ का चुनाव और मंगलौर का चुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। पहली बार राज्य में ऐसा हुआ कि विपक्षी पार्टी उपचुनाव में और दो उपचुनाव में एक साथ जीत गई हो, तो उससे पार्टी में काफी उत्साह है, जोश है। और आने वाले समय में निकाय के चुनाव भी है और केदारनाथ जी का उपचुनाव भी है, तो इसलिए पार्टी गंभीरता से इसको ले रही है। आज शैलजा जी हमारी जो प्रभारी है, राष्ट्रीय महासचिव है, वो शाम को 4 बजे राज्य के सभी विधायकों की प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक ले रही है और उसके बाद कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बैठक है पूरे देश के प्रदेश अध्यक्षों के साथ और प्रभारियों के साथ। तो ये 2 दिन मैराथन बैठकों का दौर चलने वाला है। राज्य के जो ज्वलंत विषय है, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और हमारे जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रदेश प्रभारी के समक्ष भी और राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष भी इन तमाम विषयों को रखें। बिल्कुल सूर्यकांत जी, जिस तरीके से देखे बद्रीनाथ और मंगलौर के प्रदर्शन ने जो है कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है, लेकिन अब जब केदारनाथ की बारी है, क्या वही प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का देखा जाएगा? नहीं, केदारनाथ जी में तो देखिए स्थितियां इतनी विकट है। मैंने आपको बताया कि इस समय पूरी केदार घाटी में, स्वयं वहां था 31 तारीख को, 31 जुलाई को मध्य रात्रि में जिस प्रकार का वहां पर आपदा से विनाश हुआ है। हमें 2013 की वो तस्वीरें याद आती है जब 2013 में पूरी केदार घाटी आपदाग्रस्त हुई थी और पूरे राज्य में आपदा आई थी। लेकिन इस बार आपदा का आप स्वरूप अगर देखेंगे, मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा, जो वहां पर मंदाकिनी पूरी वैली है, उस पूरी केदार घाटी में जिस प्रकार से पहाड़ का पहाड़ गिर करके मंदाकिनी में समा गया, वहां पे झील बन रही है। तो आने वाले टाइम में बड़ा खतरा है, इसलिए मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू इस राज्य का है। और पहाड़ में जिस प्रकार से अंकिता भंडारी का मामला रहा हो, भर्ती घोटाला का मामला रहा हो, प्रदेश में नौजवानों का बेरोजगारी का मामला हो, प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा और अपराधों का मामला हो, राज्य की सरकार पूरी डिफेंसिव में है और पॉलिसी पैरालिसिस पूरी सरकार को हो रखा है। इसलिए केदार के चुनाव में हमें ज्यादा संभावना है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखिए आगे भी जो है राहुल गांधी और खड़गे दोनों का ही दौरा भी संभावित माना जा रहा है प्रदेश में, और ऐसे में अगर हम देखें चुनाव के लिहाज से ये दौरा कितना अहम होगा, साथ ही साथ जो जनता है उनके दिलों पर किस तरह से उतरने की पार्टी की ओर से तैयारी? जो ही बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ जी 99.9% वहां आबादी हिंदू है और ये जो ठेकेदार बनते हैं पूरे देश के अंदर तमाम लोगों को धर्म के आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर विभाजित करने का काम करते हैं। हमेशा हमेशा इनका ये प्रयास रहा है। कोई विकास की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, तमाम जो विषय है राज्य के उनके बारे में बात नहीं करेंगे। कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी मजार जिहाद, यही विषय इनके रहते हैं, कभी यूसीसी।
तो राज्य के लोग उकता गए थे, परेशान है। इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य में इस समय बहुत, प्रदेश के अंदर सारी जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाह से, उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। इसलिए केदारनाथ जी का चुनाव जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे कांग्रेस इसको जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि ठीक है ये धर्म के ठेकेदार है और यूसीसी या फिर कभी अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, लेकिन फिर अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें तो वहां कांग्रेस जो है कहीं भी नजर नहीं आई। देखिए, उसके बहुत सारे कारण है, वो हमारे नेशनल लीडरशिप ने डिस्कस किए हैं स्टेट लीडरशिप से। उसमें कई खामियां और कई गलतियां पार्टी की रही हैं जिसको हमने स्वीकार किया है। और फर्स्ट फेज में जैसा चुनाव के फर्स्ट फेज के बाद जो चुनाव हुए उसमें जिस प्रकार से देखेंगे आप पूरे देश के अंदर एक परिवर्तन चला। तो हमारा पहले फेज में चुनाव था, लोगों को इंप्रेशन था कि भाई 400 पार का नारा उसका असर था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे चरणों में चला उसका असर आपने पूरे देश में देखा कि भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए जो है वो पूर्ण बहुमत के आसपास अटक गया और बीजेपी तो पूर्ण बहुमत ला ही नहीं पाई। तो इसलिए अगर यहाँ भी दूसरे तीसरे चरण में होता तो लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर पे यहाँ भी आपको रिजल्ट परिणाम दूसरे देखने को मिलते हैं और कुछ खामियां गलतियां हैं जो पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेकओवर जो कांग्रेस ने किया उसके तत्काल 1 महीने 1.5 महीने के बाद चुनाव हुआ और उस चुनाव में दोनों बद्रीनाथ जी में और हरिद्वार में आप देखिए ना, अयोध्या के बाद अयोध्या, चित्रकूट, रामटेक, नासिक, प्रयागराज और उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा जिसको मोक्ष धाम कहते हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में जो कांग्रेस की जीत है वो छोटी मोटी जीत है, उसका राष्ट्रीय स्तर पर एक इम्पैक्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया 99.9% पॉपुलेशन चाहे हिंदू हो, वहां छोटी सी असेंबली में 5,500 वोटों से भाजपा हार जाए। और वो भी आपको मालूम है किस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में हमारा विधायक चुरा करके उसको टिकट दिया, तो जनता ने सबक सिखा दिया। तो इसलिए अब केदारनाथ जी में हम उसको दोहराने जा रहे हैं, ये हमें पक्का है। ठीक है, लोकसभा चुनाव के दौरान हुई खामियों को आपने कबूल कर लिया है, तो क्या निकाय चुनाव में जो है उन खामियों को पार्टी दूर करेगी या फिर वही नजारा यहाँ भी देखा जा सकता है? नहीं, वो मैंने आपको बताया, जब खामियां पकड़ी जाती है, जब खामियों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, लीडरशिप उसको एक्सेप्ट करती है कि हमसे गलतियां हुई हैं, तो उसके बाद तो गलतियों में सुधार की गुंजाइश होती है। और सुधार की गुंजाइश का तो नतीजा है कि पूरी पार्टी ने यूनाइटेडली जिस प्रकार से बद्रीनाथ में और मंगलौर में चुनाव लड़ा उसका परिणाम सकारात्मक रहा। तो निकाय चुनाव में और चाहे उपचुनाव केदारनाथ जी का हो, हम क्यों गलतियां दोहराएंगे? जब जीत का रास्ता दिख गया है और उसका मंत्र मिल गया है तो निश्चित तौर पे पार्टी पूरी यूनाइटेड होकर के इन दोनों चुनाव को लड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जानकारी देने के लिए। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अभय की ओर। अभय भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि साफ तौर पर वो सरकार पर भी हमलावर है सूर्यकांत धस्माना जी, और उन्होंने कहा कि ये केवल धर्म के जो ठेकेदार हैं, कभी यूसीसी का मुद्दा, कभी अलग अलग चीजों को लेकर सामने आते हैं और जनता ने उन्हें जवाब दिया है। और निकाय चुनाव में वो एक बार फिर कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। देखिए, कांग्रेस के जो ये कह सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जो इस समय उत्साह देखने को मिल रहा है उसके पीछे की वजह यही है कि 2 विधानसभा के चुनाव यहाँ पर कांग्रेस ने जीते और 10 साल बाद राज्य में किसी विपक्षी दल ने 10 साल बाद कोई उपचुनाव जीतने का काम यहाँ पर करा है, यानी सत्ता पक्ष के अगेंस्ट जाकर विपक्ष ने यहाँ पर जीत हासिल करी है। तो ये वो कारण है जो कांग्रेस को इस समय ऊर्जावान रखे हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित यहाँ पर कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस समय कांग्रेस में उत्साह दिख रहा है और ये कह सकते हैं कि आपदा की इस घड़ी में जब राज्य में कई जगह प्राकृतिक आपदाएं आई हुई है, तो ऐसे में अगर उपचुनाव यहाँ पर होते हैं, चाहे केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर आगामी निकाय चुनाव हो, तो फिर ऐसे में सत्ताधारी दल के लिए चिंता यही हो जाती है कि जो जनहित के जो मुद्दे थे जो इस समय विकराल रूप धारण करे हुए हैं, उन मुद्दों पर कैसे जनता को समझाया जा सके। क्योंकि विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए और जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने का काम कर रही है। चाहे आपका देहरादून में स्मार्ट सिटी का मुद्दा हो, निकायों में आधे अधूरे निर्माण काम हो या फिर केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की बात हो, कांग्रेस लगातार इन सब चीज़ों को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी होती नजर आ रही है। और सत्ता पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो सत्ता पक्ष के बाद इस समय सिर्फ जवाब नहीं है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के इस समय जो उम्मीद है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला आर्थिक पैकेज है जिसकी अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अगर उन सब चीज़ों में देरी होती है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर और लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जी
बिल्कुल अभय, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब केदारनाथ सीट भी हमारे हिस्से आएगी। और बद्रीनाथ सीट की बात करें तो वहां बीजेपी को खासा उम्मीद थी, हालांकि वहां नाकामी मिली और असफल रही। लेकिन अगर इस बार हम बात करें केदारनाथ सीट की, यहां क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दमखम भरने की कोशिश कर रही, दावेदारी कर रही है बीजेपी के लिए, उसको झुटला पाना, उसको पीछा कर पाना कितना आसान होगा? देखिए, बीजेपी के लिए झुटला पाना इसलिए यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट को 2 बार जीतने का काम यहाँ पर किया है। पूर्व में कांग्रेस के जो विधायक थे मनोज रावत, जो 2017 से 2022 तक यहाँ पर विधायक रहे, उसके बाद बीजेपी की सीट से जो टिकट जीत कर आए वो भी कांग्रेस के दल बदल वाले नेता थी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन यहाँ पर थामा था। अब दिवंगत यहाँ पर हो चुके हैं। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से केदारनाथ की परिस्थितियां है वो बीजेपी के माकूत नहीं नजर आ पा रही है। प्राकृतिक आपदाओं का जो दंश इस समय केदारनाथ झेल रहा है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है और कांग्रेस पार्टी उन्हीं सब चीजों को प्रमुख हथियार बनाने का काम यहाँ पर कर रही है। जी हमें बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही, भीमबली में हुआ भारी भूस्खलन के चलते मंदाकिनी नदी बन रही झील। स्थानीय लोगों में फिर छाया दहशत का माहौल। तो केदारनाथ से ये जानकारी, भीमबली में भूस्खलन हुआ है, भारी भूस्खलन, और जिसके चलते स्थानीय लोगों में एक बार फिर से दहशत का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। भूस्खलन के चलते लोग डर चुके हैं और मंदाकिनी नदी भी अब झील में तब्दील होती जा रही है। तो ये जानकारी सामने आ रही, केदारनाथ से ये बड़ी जानकारी, भीमबली में भारी भूस्खलन होने की खबर सामने आ रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं भूस्खलन के चलते मंदाकिनी नदी झील में बदलने लगी है और ऐसे में एक बार फिर जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां लोग रह रहे हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी होती जा रही है। और बढ़ते आगे, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों को लगातार तोड़कर जलाए जाने और छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं और लगातार हिंदुओं द्वारा वहां से किए जा रहे पलायन से संत समाज आहत है। संतों ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए नागा सन्यासियों की जरूरत है। तो नागा सन्यासी बांग्लादेश कूच करने के लिए तैयार है और नागा सन्यासी प्रयागराज कुंभ से पहले बांग्लादेश में कुंभ करने के लिए तैयार है। संतों ने इस संबंध में जूना अखाड़ा में बैठकर यह घोषणा की। संतों ने तीखा रोष जताते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका है, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और वहां की अंतरिम सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अब समय आ गया है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाए जाए। देखिए, आज हमने जूना अखाड़ा के पंचदश नाम जूना अखाड़े में बैठक बुलाई। सभी नागा सन्यासी यहाँ आए। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से यही हो रहा है। रोज हिंदू मारे जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हमारे जितने भी वहां के रहने वाले हैं कत्लेआम हो रहा है। अभी कल दिखाया जा रहा था, एक बेचारा पुलिस में जो दरोगा था उसको मार दिया गया। कहीं ऐसे केस है जो हाईलाइट नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम सनातनी है, हम संत है, हम साधु है, हम नागा साधु है और हमने सनातन की रक्षा के लिए हमने संन्यास लिया हुआ है। और हमारे महाराज श्री ने भी यही कहा है और हमारे श्री हरिगिरि जी महाराज का मुझे फोन पे बात हुई थी। हम सबका ये कहना है कि अगर सरकार को नागाओं की आवश्यकता है, कुंभ मेले से पहले हम अपना कुंभ जो है बांग्लादेश में करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। और बांग्लादेश खाली मुसलमानों का नहीं है, जो वहां के रहे जो हमारे हिंदू विरोधी है उनका नहीं है, बांग्लादेश हमारा भी है, हम सनातनियों का भी है। 5 हमारे जितने 51 शक्तिपीठ में 5 शक्तिपीठ हमारे बांग्लादेश में है। हमारे हिंदू भी बांग्लादेश में जाते हैं और हमारे हिंदू भी जो बांग्लादेश में रहते हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अब हमारे बांग्लादेश में जो अन्याय अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है वो अब गले तक जल पहुंच चुका है। अब बर्दाश्त नहीं होगा और नागा सन्यासी सरकार का जैसा निर्देश होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए चाहे बांग्लादेश में कूच करना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन किसी प्रकार से हमारे हिंदुओं भाई की
जो आपदा पीड़ा है उसको दूर किया जाए और वो सुखी समृद्ध हो। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहूंगा, जो विधर्मी है, जिन्होंने मजहब के नाम पर एक कत्लेआम चला रखा है, हम लोग तो अहिंसा परमो धर्मा वाले हैं, हम कभी हिंसा नहीं जानते, हम लोग शस्त्र और शास्त्र को जानते। जब शंकराचार्य जी ने दिग्विजय यात्रा निकाली तो उन्होंने अपने हाथ में शास्त्र भी रखा था और नागों की फैद बना के शस्त्र भी रखा था। जहां शास्त्र की आवश्यकता होगी वहां शंकराचार्य जी परास्त करेंगे और जहां शस्त्र की जरूरत होगी वहां नागा सन्यासी खड़े रहेंगे। तो मैं सरकार से, मानवाधिकार से बार बार मांग कर रहा हूं कि शीघ्रता से हिंदुओं का पलायन रुके, हिंदुओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो रुके। बांग्लादेश में चाहे वो अग्रिम सरकार हो या सेना हो या उसके माध्यम से एक तत्काल हिंदुओं के ऊपर जो संकट आया वो विलंब दूर होना चाहिए। और वहीं हरिद्वार से बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से खुफिया विभाग और पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी नागरिक बार बार अपने बयान बदल रहा है। पूरा मामला रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के डंडेरा गांव में कुछ लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को बीजी आर्मी एरिया के पास घूमते हुए देखा और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार कर लिया। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली, जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में आईआईटी रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल। और मौसम से जुड़ी जानकारी सामने आ रही। प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, टेरी, नैनीताल में भारी बारिश के आसार। चंपावत, चमोली, बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने की सतर्कता बरतने की अपील। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं लोगों से हिदायत की। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।